ये भी आप सही कह रहे हैं कि एक लेवल पर इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भी मंदिर मस्जिद की बात होती है, पर जनता को जब बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, भूख की सामना करना पड़ रही है, तो कितने दिन लोगों को आप बहका सकते हैं कि मंदिर बना देंगे या कुछ और हो रहा है। आखिर में पेट का भी तो सवाल है। और जब भी ये मुद्दे उठते हैं हम लोग देखते हैं कि जनता तो उठती है। जैसे जब वो आत्मनिर्भर क्या था, अग्निवीर स्कीम जब आया था, अग्निपथ, तो प्रोटेस्ट हुए थे, उसका ना कोई पॉलिटिकल पार्टी था ना कोई नेता था। या जब हम बार बार देखते हैं जो रेलवे के अपॉइंटमेंट्स को लेकर या यूपीएससी को लेकर, जब भी रोज़गार का इस तरह का डायरेक्ट सवाल उठता है, हमारे देश के युवा उस पर भी आवाज़ उठाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की लीडरशिप की अभी तक तो कमी दिखी है, तो होपफुली वो भी सुधरेगी। ऐसी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, मुश्किल हो रहा है ऐसे आवाज़ें उठाना जो हम देख रहे हैं। जैसे बहुत सारे युवा नेता जेल भी गए हैं और भी लोग जो मानवाधिकार के सवाल उठाते हैं उनको जेल जाना पड़ा है, जिससे एक डर का माहौल भी बना है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि अभी भी एक लोकतंत्र तो है, संविधान तो चल रहा है, तो अगर लोग सवाल उठाएंगे तो। पेट की लड़ाई बड़ी है या फिर धर्म की लड़ाई बड़ी है? मेरे लिए पेट की लड़ाई बड़ी है। मैं धर्म में नहीं मानती हूँ। हम इस देश में रहते हैं जिसका संविधान कहता है कि हम प्रियम्बल में धर्म की तो बात नहीं है, प्रियम्बल में समानता की बात है, जस्टिस की बात है, लिबर्टी फ्रीडम्स की बात है, बंधुता की बात है। तो अगर उन चीज़ों को देखें तो पेट की सवाल ही बड़ी होती है। मैम, आप अर्थशास्त्र की जानकार हैं, लेकिन जिस प्रकार से डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डॉलर क्यों महंगा होता है, गिरता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उस पर भी मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि पहले के सरकार में जब डॉलर महंगा होता था तो जिस तरह से मीडिया की रिस्पॉन्स होती थी और अब जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर तो हम देख रहे हैं। पहले जब रुपए गिरता था तो लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, देश कहाँ जा रहा है, लेकिन अब वो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। जो बाकी चीज़ हम बोल रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है कि लोग या मेन स्ट्रीम मीडिया आप कह लीजिए या एक तरह की जो कैंपेन है वो लोगों का ध्यान हटा रहा है। लेकिन जब वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बयान देती हैं तो लोग हंसते हैं, कहती हैं वो कि डॉलर महंगा हो रहा, रुपया नहीं सस्ता हो रहा। इसका मतलब क्या होगा? अगर डॉलर महंगा हो रहा है और हम लोग, आप पेट्रोल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग पेट्रोल तो यहाँ पे नहीं होता है, बाहर से आता है तेल, और तेल का दाम बढ़ता है तो बाकी हर चीज़ का दाम बढ़ता है। तो अगर रुपए का वैल्यू गिरेगा तो हम जो आय कमा रहे हैं उसका भी तो वैल्यू गिर रहा है ना, हमारा खरीदने का शक्ति गिर रहा है। उन लोगों को महंगाई नजर नहीं आती ना, उन्होंने कई बार कहा है। अब सरकार को नहीं नज़र आ रही है तो हम लोगों का काम है कि नज़र दिलाएं। जैसे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तो यही उम्मीद था कि इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है जितना होना चाहिए, इसलिए हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पर बात क्यों नहीं होती है? तो मेन मुद्दे हैं ना जुड़े हुए जनता से। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। आप आज का सवाल, लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ, लेकिन अब जो लोग बात कर रहे हैं उनसे ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं हो रहा है, जो हम लोग तो कर ही रहे हैं बात, और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। हम जब लोगों से बात करते हैं, दिल्ली के बस्तियों में हो या किसी भी राज्य में, हम देख रहे हैं कि भूख है, बेरोजगार है, क्यों नहीं उठती है। उसमें आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि मीडिया में पैसा कहाँ से आता है, इंडिपेंडेंट मीडिया की किस तरह की जगह है, ये सारे चीज़ें भी तो देखना पड़ेगा। मीडिया कह रहा कौन से मस्जिद में शिवलिंग निकलेगा वहाँ पर जांच करवाइए, मीडिया तो इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा। तो मैं भी वही कह रही हूँ ना कि मीडिया की प्रायोरिटीज़ ऐसा क्यों है, इसका तो जवाब आप भी दे सकते हैं, आप भी मीडिया में हैं। ये इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों पैसा नहीं मिलता है, या जिस मीडिया में बहुत सारा फंडिंग है वो मीडिया सिर्फ इस तरह की बात क्यों कर रहा है, जो मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन बोला गया है कि मीडिया का पैसा कहाँ आ रहा है और उसके चलते मीडिया कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये चीज़ें भी लोकतंत्र को इफेक्ट करती है। और हमारे देश में हम देख रहे हैं। आप सहमत हैं मीडिया कंट्रोल हो रहा है? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, सब लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, पिछले 10 साल से तो लोग लिख ही रहे हैं। कोई भी जो कुपोषण को परिभाषित करता है या कुपोषण को मेजर नापने की कोशिश करता है, विल बी यूजिंग दीज इंडिकेटर्स एंड नो अदर इंडिकेटर्स। सो दे आर परफेक्टली स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि इसी इंडेक्स ने कोई नया इंडिकेटर बना के इसमें डाल दिया है, दे एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स एंड देयर इज अ गुड रीजन क्यों लिए गए इन इंडिकेटर्स को, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील इंडिकेटर्स हैं। दे आर द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स टू शो मैलन्यूट्रिशन। They also are very closely linked to adult indicators. After all, adult कहाँ से आता है? बच्चे ही बढ़ के तो व्यसक बनते हैं। तो बच्चे के जो कुपोषण की स्थिति होती है उस समय कम खाना या
गुणवत्तापूर्ण खाना ना मिलना, उसमें जो हानि आती है एक शरीर में, उसकी भरपूर पूर्ति वैसे जीवन में नहीं हो सकती है। सो इट्स द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर, इट्स द मोस्ट वल्नरेबल टाइम इन लाइफ, और इनको माना जाता है कि दे आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स ऑल डेवलपमेंट, ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर, all types of marginalizations ultimately are represented by child mortality. Under 5 mortality is understood as a tip of the iceberg indicator which indicates a comprehensive view of development of a country. तो ये बिल्कुल ही जायज़ है कि इन indicators को हम लें. So child stunting, child wasting and child mortality are appropriate to look at the situation of food insecurity and hunger in this country. And of course undernutrition तो directly वही है कि भाई कितने कैलोरी आपको पेट में मिले हैं. ये डेटा जैसे दीपा ने बताया कि जो पहला वाला डेटा है वो FAO से आया है, और वो कोई गैलप पोल वगैरह नहीं, इसकी भी एक अफवाह उड़ी थी कि भाई ये कुछ 3000 लोगों से बातचीत करके दिया गया, ऐसा नहीं है. इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेशन होता है, उसमें सवाल उठाए जा सकते हैं. कोई भी स्टडी होता है उसकी सीमाएं होती हैं, उसके मेथड्स की कुछ सीमाएं होती हैं. ऑल स्टडीज हैव लिमिटेशंस, बट जो सीमा इंडिया पे लागू हो रही है वो दूसरे देशों पे भी लागू हो रही है. ऑब्वियसली मेथड सेम था, उसी मेथड से सारे किए गए, तो जो हम पे लागू हो रही है वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका और सब जगह पे वही लिमिटेशन सीमाएं उन पे भी लागू होंगी. सो द कंपैरिजन इज वैलिड. दूसरी कि जब हमें सीमाएं मिलती हैं किसी भी स्टडी में, तो हम देखते हैं ट्रायंगुलेशन. ट्रायंगुलेशन का मतलब दीपा ने एक आम भाषा में बताया कि भाई एक ही आंकड़ा नहीं है हमारे पास कई सूत्रों के, कई सोर्सेस के कई आंकड़े हैं. ये जो हंगर वॉच जो डायरेक्टली सर्वे किया था राइट टू फूड कैंपेन में, वो एक था, लेकिन NFHS 5 भी है, वो तो सरकारी है ना. हमारा सर्वे क्या बताता है, क्या बता रहा है कि वेस्टिंग की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई है, बाकी चीज़ों में सुधार है, जो कि ये रिपोर्ट भी कह रही है कि बाकी चीज़ों में सुधार है. ये NFHS 5 बता रहा है. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ NFHS 5 बता रहा है, अनीमिया में भारी बढ़ोतरी हुई है. वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि हमारे खाने की गुणवत्ता, डाइटरी डाइवर्सिटी, वो बहुत ही कम है. वो ही NFHS 5 का आंकड़ा बताता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में केवल 10% बच्चों को मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट मिल रहा है हमारे देश में. केवल 10%, मतलब 90% बच्चों को मिनिमल एक्सेप्टेबल डाइट नहीं मिल रहा है. There is no dietary diversity, not enough food, not enough frequency of food, or not enough quality of food. This is NFHS 5 data. This is not global hunger index data. Then there are others. There's now a global poverty, multi-dimensional poverty score, and so on and so forth, जो बता रहा है. food prices का data है हमारे पास. तो कुल मिला के हम क्या समझ रहे हैं? क्या हम यही समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं है? This is an effort to taint the government's image. मतलब that is a very insensitive, I think, remark by the government. We could have qualified our, the understanding from this report कि हाँ ये चीज़ जायज़ लग रही है, ये चीज़ में शायद थोड़ा सा 3-5 होने की गुंजाइश हो सकती है. Treat it with respect and deal with it analytically like any professional would deal with such data, rather than just throw it out and say this is an effort to taint the government's image. मतलब this is a disrespect to the suffering that people and children are going through in this country. जिस तरीके का संघर्ष आज चल रहा है अपने परिवार को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को ढंग का खाना, दूध, अंडा, मांस, मछली खिलाने के लिए, फल और सब्जी खिलाने के लिए, जिसके दाम मतलब 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो चुके हैं. अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है, पैसे नहीं है लोगों के पास. ये संघर्ष आप इसको नकार रहे हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की ओर से बहुत ही एक घातक सिचुएशन है. और अगर कोई डिटेल में मेथोडोलॉजी या डेटा पे कोई भी सवाल होंगे तो मैं इसका जवाब. कहीं पर एम्बैरेस करने के लिए हो रही है, गलत है. तो सबसे पहली बात तो हमारी ओर से ये है कि ये आंकड़े हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, पर इन आंकड़ों के पीछे वास्तविक क्या चल रहा है, ये किसी भी आप गांव में, बस्ती में जाके देख सकते हैं कि क्या हाल है आज लोगों का. पूरे कोविड के दौरान भी जो एक चीज़ लाइफलाइन बनी है लोगों के लिए है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत. और रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि इतना बुरा हाल है, हम लोग तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार जानती नहीं है. जो PMGKAY, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है, वो क्लियर रिकग्निशन है कि सरकार समझती है ये बात कि अगर लोगों को राशन नहीं दिया जाता, उन्हें नहीं मिलता, तो भूख का बहुत ज़बरदस्त मामला है आज हमारे देश में.
अब ये अलग बात है कि किस तरह से सरकार उसको बढ़ाती है। चुनाव आता है 3 महीने के लिए बढ़ाती है, फिर दूसरा चुनाव आता है, फिर 4 महीने के लिए बढ़ाती है। वो तरीका क्या है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, शुरू से नेशनल जो राइट टू फूड का जो कैंपेन है, उसका डिमांड शुरू से रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सबको राशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल नहीं करते, टारगेटिंग करते हैं, तो जो सबसे ज़रूरतमंद इंसान है, जो सबसे हाशिए पे रहने वाले परिवार है, वो बाहर छूट जाते हैं। वो NFSA के कानून में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और कानून में लिखा है कि 75% तक रूरल एरियाज में और 50% तक अर्बन एरियाज में कवर किया जाएगा राशन देने के लिए। अब अगर हम देखें कि कानून में धारा 9 में ये लिखा है कि सेंसस के बेसिस पर ये आंकड़े तय किए जाएंगे। सेंसस जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 का था। जो माइग्रेंट वर्कर्स का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि इतने सारे लोग हैं, क्योंकि 2011 के बाद आज हम 2022 में बैठे हैं। The number of people in the country has increased, and therefore proportionately, and in fact more than proportionately, the number of people who need food security, are dependent on the government for it, have also increased. लेकिन क्योंकि सेंसस नहीं हुआ 2021 का, तो वो जो सारी संख्या थी वो बढ़ी नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी गई। और जून 29 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई फाइनली इस मैटर के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और मैं केवल पढ़ रही हूँ, कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं रीडिटर्मिनेशन हुए, और हमें लगता है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरटेक करना पड़ेगा फ्रेश डिटर्मिनेशन, कि कितने लोगों को राशन कार्ड, कितने परिवारों को, कितने लोगों को देने की ज़रूरत है। और हमें इसलिए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू अंडरटेक एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू रीडिटर्मिन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्हें राशन कार्ड मिलना चाहिए। हम भूख की बात कर रहे हैं, वंदना ने बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करी, पर अगर हम देखें तो लोगों को अगर राशन नहीं मिलता है, तो जो बेसिक भी चीज़ है, गेहूं, चावल, हम न्यूट्रिशन की बात तो बाद में भी मतलब वो तो बाद में आ जाती है, ये बेसिक भी नहीं लोगों को मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीडिटर्मिन करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद सरकार बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं किया सरकार ने। RTI एप्लीकेशंस डाले, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कंटेम्प्ट में, मतलब नॉन कंप्लायंस में कोर्ट को मूव किया गया, और कोर्ट ने फिर इसके ऊपर बात रखी कि देखिए, हम समझ रहे हैं कि भूख की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, और आप ये रीडिटर्मिनेशन तुरंत कीजिए। और अगर आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि सेक्शन 9 के तहत जब तक सेंसस नहीं होता, हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है आप उसको यूज करते हुए रीडिटर्मिन कर दीजिए। मतलब कोर्ट ने इतनी तक क्लैरिटी दे दी है। लेकिन आज तक हम देखें, अगर एफिडेविट पे एफिडेविट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना समय लगा रही है टू क्रिएट दिस एंटायर स्मोक स्क्रीन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट जो आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि सेंसस तो अभी हो नहीं। उन्होंने कहा कि इनडेफिनिटली डिले कर दिया गया है सेंसस। तो जो बात दीपा ने भी कही कि आज पूरा जो मसला है वो डेटा से भी रिलेट हो रहा है, डेटा कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, सेंसस हो ही नहीं रहा है। कंज्यूमर हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसमें उसको भी कह दिया गया है कि अभी सरकार का लेटेस्ट एफिडेविट है, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे आज, क्योंकि वो कोर्ट में ही उसका रिस्पांस देना होगा। लेकिन केवल ये है कि क्या लिखा है उसके 2-3 बिंदु मैं पढ़ देती हूँ। सरकार ने अब बोला है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात वापस सुनी है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वी आर प्रिटी मच इन कंटेम्प्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट हैड आस्क्ड अस टू डू। तो उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग बुलाई जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नीति आयोग को बुलाया गया। नीति आयोग नहीं आए, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन बाकी के जो आए उन्होंने कह दिया कि सेंसस अभी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हमारा ड्यूरिंग द लास्ट 8 years सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ द NFSA पर कैपिटा, हाँ, उन्होंने ये कह दिया है कि हम अभी एक्सपेंडिचर सर्वे भी हाउस होल्ड का नहीं करेंगे।
और नीति आयोग ने जो बात कही है वो तो सबसे ही बढ़िया है। उन्होंने कहा है ड्यूरिंग द लास्ट 8 years since the enactment of the NFSA was enacted much longer ago, but फिर भी per capita income of population in India has increased in real terms by 33.4%. ये रिस्पॉन्स है नीति आयोग का। दिस फैक्टर नीड्स टू बी केप्ट इन व्यू while arriving at the new number of beneficiaries, जिनको मतलब हम एक के बाद एक सर्वे देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से 23 करोड़ 24 करोड़ लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन चले गए कोविड के टाइम पे, और हमारा जो नीति आयोग है वो पर कैपिटा इनकम, अब किन परिवारों की इनकम अडानी अंबानी किन की बढ़ रही है, और उसके चक्कर में आप हमें कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई रियल टर्म्स में by 33%. So this is what we are looking at, and they have now said, repeated, that the non-exclusion of non-eligible household of the upper limit of 75% of rural and 50% of urban population without necessary data, that is being currently being undertaken by reports, and after adopting a uniform methodology would be counterproductive. कोई नहीं कह रहा है कि आप इसको चेंज करिए 75% और 50% को, ये केवल गुमराह करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और केवल टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, हमने आरटीआई एप्लीकेशन डाली कि दिल्ली में ही कितने लोग हैं जिन्होंने जो अपना राइट टू फूड के तहत, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन किया। उसमें ये पता चला कि nearly 3 lakh families, 2,93,184 applications are pending. तो अगर हम for ration cards in Delhi alone, और ये March 31, 2022 का आंकड़ा है, तो इसको अगर हम 4 या 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, परिवार में कितने लोग हैं, तो सीधा 15 लाख लोग केवल दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं। मतलब कितने तमाम लोग हैं जिनका आवेदन लिया नहीं गया है, ये कह के कि खुला नहीं है कोटा, राशन है नहीं। और सरकार ने इसमें ये भी एफिडेविट में लिखा है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना कोटा यूज ही नहीं करा, मतलब लोगों को राशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये बात होती है कि नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे है, ये तो न्यूट्रिशन की बात है, ये बच्चों की न्यूट्रिशन, और जिस तरीके के वाहियात मीम्स और जोक्स और चुटकुले इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, वास्तव में रियलिटी क्या है वो देखने के लिए किसी को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं केवल ये कह के बात ख़त्म करूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो बेसिक अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है, ग्रीवेंस रिड्रेस का फ्रेमवर्क है, जो कि कानून के अंदर लिखा गया है, उसकी भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि ना तो सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं कहीं पर, ना ग्रीवेंस रिड्रेस का मैकेनिज्म कहीं पे सही से चलाया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगह पे भी आज तक किसी भी फूड कमीशन का गठन नहीं हुआ। तो मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भूख की समस्या है, राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, उनको चाहिए है, कोई जगह भी नहीं है कि लोग जाकर शिकायत कर सके और अपनी बात उठा सके। थैंक यू।